हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और मैं आज आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज इसे समझाने वाला हूं और इसे शुरू करने वाले हैं हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे कोर्सेस स्मार्ट कोर्सेस आते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और हमसे हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। सीएस और सीए फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और भी बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल चेक करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे 12th क्लास के सिलेबस में एक चैप्टर है और ये इस बार के सिलेबस में आप लोगों को पूछा जाएगा जब आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है तब। ये चैप्टर के और में आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हम उसे बाद में कवर करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो चेक का काम करता है। जब चेक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो इसके बेस में हम लोग क्या करते थे, कोई भी जो भी कस्टमर होता था या फिर जो सेलर होता था वो ट्रांजैक्शन करता था क्रेडिट बेस में। और यहाँ पर होता क्या था कि जो पार्टियां हैं ना, मतलब जो सेलर और कस्टमर्स जो हैं वो ट्रस्ट के बेस में एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज देते थे। बोला जाता था कि जब भी किसी को पेमेंट करने के लिए कोई फ्यूचर पेमेंट करने के लिए कोई मोड अवेलेबल नहीं होता था तब ये बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता था। इसे हिंदी में या फिर दूसरे भाषाओं में इसे हुंडी कहा जाता है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक प्रूफ होता है कि मैं भविष्य में आपको इतने अमाउंट XYZ अमाउंट आपको पेड करूँगा। तो ये एक ट्रस्ट होता है और लिखित ट्रस्ट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें तीन पार्टियां होती है। तो इसमें तीन पार्टियां कौन कौन सी होती है बात करते हैं। इसमें एक ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर का मतलब होता है वो पर्सन जो क्या करता है, बिल को ड्रॉ करता है। अब जो बिल को ड्रॉ करेगा, विच मीन्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं एक सेलर। तो सेलर सबसे पहले क्या करेगा, अपने कस्टमर को सामान बेचेगा और वो क्या करेगा, सामने वाले पार्टी से एक बिल मांगेगा कि भाई मुझे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दो कि आप मुझे 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ तो भी अमाउंट पेड करने वाला हो, इसका प्रूफ मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी होती है, जो कस्टमर होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, ऑफिशियली देखा जाए तो उसे बिल बनाकर देना चाहिए। पर जो ड्रॉवी होता है, जिसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं, जो कस्टमर होता है ना, तो उसे हम ड्रॉवी कहते हैं। तो वो ड्रॉवी कहता है कि एक काम करो, आप ही बिल बनाओ, मैं बस उस बिल के ऊपर साइन करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली जाएगी कि जो पर्सन है, जो ड्रॉवर है, वो क्या करेगा, बिल को ड्रॉ करेगा। ओके। और उस बिल में उसकी भी सिग्नेचर होगी। वो क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है। किसके लिए क्रेडिटर होता है, वो उधारी देता है ना। और जो क्या करता है, उसके अगेंस्ट में मनी रिसीव्ड करेगा। किसके अगेंस्ट में मनी रिसीव्ड करेगा, बिल के अगेंस्ट में मनी रिसीव करेगा। ओके। तो इस वजह से जो ड्रॉवर है वो अपने डेटर से बिल रिसीव्ड करेगा, यानी कि बिल ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल माना जाता है। ओके। फिर बात करते हैं ड्रॉवी की। तो ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया जाता है, जिसके नाम से बिल को बनाया जाता है। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये डेटर होता है। और डेटर क्या करता है, भविष्य में अपने क्रेडिटर को मनी यानी कि पेमेंट करने वाला होता है। ओके। और ये जो बिल इसके ऊपर बनाया गया है, ये इसके लिए बिल पेबल कहा जाएगा। ठीक है। फिर एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पेई। पेई कौन सा पर्सन होता है? पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट मिलने वाला होता है। अधिकतर पेई या तो ड्रॉवर होगा, लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि ड्रॉवर ने वही बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है ना, तो
पेई वो थर्ड पार्टी होगा। बात करते हैं आगे कि यहाँ पे प्रॉमिस पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है जिसमें दो टॉपिक है, मेकर और ड्रॉवर। ओके, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो बिल बनाने वाला होता है उसे ड्रॉवर बोलते हैं, और जिसके ऊपर बिल बनाया जाएगा उसको ड्रॉवी बोलेंगे। ओके, फिर बात करते हैं आगे कि बिल में क्या क्या कंटेंट होते हैं, बिल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना ज़रूरी है, प्रॉमिसरी नोट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होना ज़रूरी होता है। तो डेट होना ज़रूरी होता है कि किस डेट में वो बिल बनाया गया है, और कितने दिन के बाद हमको अपने ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, ये सब डेट मेंशन होना ज़रूरी है। बिना डेट के इस बिल का कोई भी मतलब नहीं होता कि आप कितने दिन के बाद किससे पैसे लोगे, कब आपने बिल बनाया, ये सब चीज़ें। दूसरी बात है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है बहुत सारे कुछ कंडीशंस, या फिर यहाँ पर टर्म का मतलब होगा स्पेसिफिक मंथ और पर्टिकुलर डेज से, कि कितने दिन के बाद, कितने टर्म के बाद मैं आपसे पैसे लूँगा या फिर आप मुझे पैसे दोगे। यहाँ पर टर्म का मतलब। फिर बात करते हैं अमाउंट की। तो बिल में अमाउंट का जिक्र होना भी ज़रूरी है कि इस बिल के अगेंस्ट में आप मुझे कितने रुपए दोगे। फिर बात करते हैं स्टैम्प की। तो स्टैम्प लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस पेपर की, उस बिल की एक वैलिडिटी हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 बोला गया है स्टैम्प लगाना जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बात करते हैं पार्टीज की। मैंने बता दिया ड्रॉवर होता है बिल बनाने वाला, ड्रॉवी होता है जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, और पेई जिसे पैसा मिलने वाला होता है, और इनका एड्रेस भी मेंशन होना जरूरी है। फिर बात करते हैं फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है, बोला गया है इसके, चलिए पढ़ते हैं। लॉ डज नॉट कंसिडर एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। बोला गया है कि लॉ यानी कि कानून, कानून किसी भी एग्रीमेंट को तब तक नहीं मानता जब तक वहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कोई भी वैल्यू या फिर कीमत या फिर किसी भी कीमत का जिक्र ना किया गया हो। और बोला गया है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये होना ही होना चाहिए। बोला गया है कि ये बिल रिसीव्ड कौन करेगा, कितने रुपए रिसीव्ड करेगा, ये सब चीज़ें। फिर बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जो ड्रॉवर होता है बिल बनाने वाला, वो बिल बनाता है किसके नाम से, ड्रॉवी के नाम से, और ड्रॉवर ड्रॉवी को बोलता है कि अब मैंने बिल बनाया है, अब इसमें आपको साइन करना है। जब ड्रॉवी बिल में साइन करता है, इसका मतलब ड्रॉवी उस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं आपको 2 महीने बाद या फिर 3 महीने के बाद जितना अमाउंट इस बिल में लिखा हुआ है उतना अमाउंट मैं आपको पे करूँगा। ठीक है, क्यों पे किया करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे पास्ट में पैसे लिया हो या फिर मैंने आपसे कोई सामान खरीदा हो, उसके बदले मुझे पैसे देना होगा। फिर बात करते हैं आगे। ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज का एक प्रोफार्मा, सिंपल सा प्रोफार्मा है। हेडिंग होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में होता है स्टैम्प, फिर उसके नीचे आएगा कितने रुपए का बिल है, अमाउंट इन फिगर्स, फिर राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बिल, और यहाँ बीच में जो बिल का मेन एरिया है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर इस डेट के बाद मैं पे करूँगा आपको इतने रुपए बिना किसी कंडीशन के। ओके, फिर नीचे जो बिल बनाता है यानी कि ड्रॉवर, उसकी साइन, और नीचे ड्रॉवी का नाम, उसका एड्रेस और उसकी साइन। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर बोला गया है कि कितने टाइप से बिल को एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट किया जाता है मतलब कंडीशंस वगैरह होती है। तो बिना, ये तो जो बिल है ये बिना किसी कंडीशन के बिल होती है। फिर इसे जनरल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब कि सिंपल सा एक बिल है और मैंने आपके ऊपर बिल बनाया हुआ है कि आप मुझे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद पैसा दोगे। इसे ही जनरल एक्सेप्टेंस कहा जाता है, कोई कंडीशन नहीं होना। फिर बात करते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि व्हेन ड्रॉवर एक्सेप्ट द बिल
with a certain qualification to the order of the drawer, it is called qualified acceptance। मतलब कि जब कोई भी ड्रॉवर बिल ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है कुछ कंडीशन के साथ, उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोला जाता है। फिर इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स में क्या क्या आता है। टाइप्स में देखिए, क्वालिफाइड एज अ टाइम, क्वालिफाइड एज अ प्लेस, क्वालिफाइड एज अ अमाउंट। यहाँ पर कई सारे कंडीशन की, भाई मैं आपको इस दिन इतने टाइम पर ही पैसे दूंगा, या फिर ड्रॉवर बोलता है कि आप मुझे इस दिन इतने टाइम पर ही पैसा दोगे तभी मैं रिसीव करूँगा, मैं आपको इस शहर में पैसा दूंगा, इस जगह पैसा दूंगा तभी मैं बिल को एक्सेप्ट करूँगा, या फिर मैं इतने रुपए तक ही पैसे दूंगा तभी मैं बिल एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज मैं साइन नहीं करने वाला। ये कुछ इसके कंडीशंस होते हैं। फिर क्वालिफाइड एज टू द पार्टी। पार्टी का मतलब होता है कि भाई जो ड्रॉवी होता है वो कहता है कि उसने कंडीशन लगा दिया कि मैं सिर्फ इस पर्सन को ही पैसे दूंगा, समथिंग लाइक दैट। और कंडीशंस ऐसे कई सारे हो सकते हैं। फिर यहाँ पर सब एग्जांपल दिए गए हैं कि बिल, ड्रॉवर का नाम दिया गया है, ड्रॉवी का नाम दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, और टर्म दिया गया है कि कितना महीने का बिल है, और बिल कब बनाया गया वो डेट दिया गया है, और बिल को कब एक्सेप्ट किया गया यानी कि ड्रॉवी ने कब साइन किया उसकी डेट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में स्टैम्प है, और कितने रुपए का बिल है उसकी अमाउंट दी गई है, और राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का पूरा नाम, उसका पता और उसका एड्रेस और डेट दी गई है कि कब उसने बिल को बनाया। फिर लिखा हुआ है, जैसे कि हमने टर्म ऑफ बिल लिखा था 3 मंथ था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, है ना। 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करोगे कितने रुपए, सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में नीचे में ड्रॉवर की साइन, ओके। और नीचे साइड लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवी का नाम, उसका पता, और नीचे सेंटर में या फिर कहीं पर भी राइट हैंड साइड में फिर लेफ्ट हैंड साइड में, जरूरी नहीं है ऐसा, ड्रॉवी सिग्नेचर करता है विथ एक्सेप्टेड लिखा हुआ होना जरूरी है, और उस डेट में भी मेंशन किया हुआ होना जरूरी कि किस डेट में उसने साइन किया है। फिर यहाँ कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर बात करते हैं आगे। मैं डायरेक्ट इसके बेसिक्स जर्नल एंट्रीज में आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा जल्दी समझा सकूँ, ठीक है। ये डेट वगैरह हैं, ये मैं आप लोगों को दूसरे लेक्चर्स में डिटेल में समझा दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, है ना। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉवर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसका मतलब हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला है कि रिटेनिंग द बिल बाय द ड्यू डेट का मतलब होता है कि बिल के पैसे ले लेना या फिर बिल के पैसे मिल जाना। दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट द बिल विथ द बैंक। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि यहाँ पर जब ड्रॉवर को बिल रिसीव्ड हो जाता है और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मुझे इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर ड्रॉवर को पैसे एट द सेम डे चाहिए तो वो क्या करता है, बिल को बैंक के पास ले जाकर बैंक से उस बिल को इनकैश करवा लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग द बिल। फिर बात करते हैं इंडोर्समेंट या फिर इंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। बात करते हैं इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। इंडोर्समेंट का मतलब होता है, मान के चलो कि फिर वही ड्रॉवर को बिल रिसीव्ड हुआ है और ड्रॉवर को भी किसी और को पेमेंट करना होता है, तो वो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी से जो बिल उसे रिसीव्ड हुआ था वही बिल वो किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, ये बोलकर कि 2 महीने के बाद मुझे इससे पैसे मिलने वाले हैं, तब तक आप ये बिल अपने पास रखो, और आपको इसको डिस्काउंट करवाना है तो आप डिस्काउंट करवा लेना। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडोर्समेंट या फिर इंडोर्सिंग द बिल, ओके। फिर बात करते हैं चौथा, सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। देखिए यहाँ पर होता ये है कि जो ड्रॉवर है वो बिल को कलेक्ट नहीं करता, वो क्या करता है,
बैंक को बिल दे देता है कलेक्शन के लिए कि भाई आप कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, फिर मेरे अकाउंट में उसके पैसे डिपॉजिट कर देना। इसे बोला जाता है सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जो इससे ये प्रेजेंट हो सकता है कि क्या क्या जो हमने पढ़ा हुआ है अभी, जो टेक्निकल टर्म पढ़े उन सबको एक्सप्लेन किया गया है। फिर बात करते हैं आगे कि अब देखते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में होता क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले होगा क्या? भाई दो पर्सन है, एक बंदा है सेलर, एक बंदा है परचेसर। ठीक है। तो सेलर क्या करता है? परचेसर को उधारी में सामान बेचेगा, क्रेडिट सेल करेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है। क्रेडिट सेल की एंट्री होती है जिसको भी हमने सेल किया है वो अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है। अब ये किसकी बुक में एंट्री किया हमने? सेलर। जो सेलर है उसकी बुक में ये एंट्री, सिंपल सी बातें होगी। बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अब जो परचेसर है वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? तो परचेसर अपनी बुक में एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर मतलब जिससे भी उसने सामान खरीदा या फिर जिसको उसके पैसे देने हो। ओके, पहली एंट्री क्लियर सबको। दूसरी चीज़, अब क्या करेगा? जो क्रेडिटर है यानी कि जो सेलर है उसने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर? जिसको उसने सामान बेचा, यानी कि परचेसर के नाम से बिल ड्रॉ करेगा। और वो क्या करेगा? वो बिल को परचेसर को भेजेगा और बोलेगा कि ये देखिए मैंने बिल बनाया है और इसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप मुझे पैसा दोगे और इसके ऊपर आपको साइन करना है। तो परचेसर बोलता है ठीक है, मैं इस कंडीशन को एग्री करता हूँ, और वो साइन करेगा और वो उस बिल को वापस सेलर को भेजेगा। तो जो सेलर है अब क्या बन जाएगा? ड्रॉवर। और जो परचेसर है वो क्या बन जाएगा? ड्रॉवी। ओके। और यहाँ पर जो बिल है वो वापस ड्रॉवर के पास आ चुका है। इसका मतलब ड्रॉवर ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। और ये किसने दिया? ड्रॉवी ने दिया, यानी कि परचेसर ने दिया। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी नंबर 2 की? नंबर 2 की एंट्री ये होगी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट्स। और जो परचेसर है यानी कि जो ड्रॉवी है उसकी बुक में एंट्री होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। मैंने ड्रॉवर को बिल दिया, मेरे पास से बिल गया, किसके पास गया? ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर हो गया रिसीवर, इससे डेबिट हो जाएगा ड्रॉवर अकाउंट, और मेरे पास से गया बिल, इसलिए मेरे लिए बिल पेबल अकाउंट होगा। ओके। और इसका अपोजिट ड्रॉवर की बुक में वही एंट्री होगी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। मेरे पास में बिल आया इसलिए मैं बिल रिसीवेबल डेबिट करूंगा, और मुझे बिल किसने दिया? ड्रॉवी ने, इसलिए ड्रॉवी का नाम क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री का मतलब होता है रिटेन बिल या फिर ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल के पैसे टाइम पर मिल जाना, इसे बोलते हैं रिटेनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ड्रॉवी है वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बिल के पैसे पूरे दे देगा। तो ड्रॉवर यानी कि जो सेलर है उसको बिल के अगेंस्ट में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो क्या एंट्री करेगा कि कैश या तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, किसके बदले? मुझे बिल रिसीवेबल के बदले पैसे मिल रहे, इसलिए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। फिर बात करते हैं परचेसर की बुक में यानी कि ड्रॉवी की बुक में। तो ड्रॉवी क्या करेगा? मैंने पेमेंट किया, मेरे पास से पैसा गया, किसके अगेंस्ट में? जो मैंने बिल पेबल दिया था उसके अगेंस्ट में मेरे पास से पैसा गया। तो सामने वाली पार्टी ने मेरे पास में बिल ला कर दी, उसके बदले मैंने उसको पैसा दिया, तो मेरे पास बिल पेबल आया और मैंने पैसे दिया। तो एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है। इस तरीके की 3 एंट्री होगी। फिर बात करते हैं आगे कौन सी एंट्री होगी। और तो बोला गया है कि अगर मान के चलो जो बिल था उसके पैसे टाइम पर नहीं मिले, इसे बोला जाता है डिसऑनर्ड द बिल या फिर डिसऑनर्ड बिल ऑन ड्यू डेट। ठीक है। जिस समय हमें पैसे मिलने चाहिए थे उस समय हमें पैसे नहीं मिले। बहुत सारे कारण हो सकते हैं पैसे नहीं मिलने के। सामने वाले पार्टी के पास पैसा नहीं होगा, या तो फिर वो नहीं देना चाहता, या फिर उसे और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है।
इसलिए वो अभी पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है। इस वजह से जो बिल होता है वो डिसऑनर्ड हो जाता है, क्योंकि जो डेट लिखी रहती है कि इस डेट में मुझे पैसे चाहिए, इस डेट में आप मुझे पेमेंट करोगे, वो डेट में पैसा नहीं मिलने की वजह से डेट चला गया, इसे डिसऑनर्ड माना जाता है। इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री ये होगी कि मुझे ड्रॉवर अपनी बुक में क्या करेगा कि मुझे अभी भी ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, इसलिए ड्रॉवी का अकाउंट कर देगा डेबिट। और किसके बदले पैसे लेने हैं? बिल रिसीवेबल, जो बिल मेरे पास में आया था वो बिल के बदले मुझे अभी भी उससे पैसे लेने हैं। तो वो बिल हो जाएगा, पुराना हो गया, तो इसलिए वो बिल को हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो या फिर बोला जाता है कि बिल को डिसऑनर्ड किया जाता है, तो वो बिल हम उसे वापस कर देंगे और उसके बदले हम नया बिल लेंगे। तो नया बिल लेने की एंट्री दूसरी होगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पुराने बिल को कैंसिल करना होगा या फिर डिसऑनर्ड करना होता है। तो डिसऑनर्ड करने की और कैंसिल करने की एंट्री लगभग सेम ही होती है। एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी से मुझे अभी भी पैसे लेने हैं, किसके अगेंस्ट में? बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में। और इन द बुक ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? मुझे ड्रॉवर को अभी भी पैसे देने हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉवी लिख दिया गया है क्रेडिट में, एक्चुअली वो ड्रॉवर होगा किसके बदले? बिल के बदले। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो जाएगी। बात करते हैं आगे कि अ, अगर जो ड्रॉवर है ना, उसको क्या भरना पड़ गया? उसको भरना पड़ गया नोटिंग चार्ज। अब ये नोटिंग चार्ज क्यों भरना पड़ गया? क्योंकि जो बिल होता है वो एक प्रोमिसरी नोट होता है और उसमें स्टैम्प होने की वजह से वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और ये एक नोटरी करके एक पर्सन होता है, ड्रॉवर, नोटरी के पास में वो बिल लेकर जाता है और उसे सारी कंडीशन बताता है और उसे सलाह लेता है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ड्रॉवर के पास में ये पावर होता है कि वो क्या करे, उसके ऊपर एफआईआर कर सकता है कि मुझे अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया। और ये सब चीज़ें लीगल प्रोसेस में एक नोटरी होता है, तो लीगल प्रोसेस नोटरी का काम होता है करना, इस वजह से नोटिंग चार्ज भरना पड़ जाता है। तो अगर ड्रॉवर ने नोटिंग चार्ज पे किया है तो जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो एक्सपेंसेस वो ड्रॉवी से रिकवर करेगा। और वो इस चीज़ की भी एंट्री करेगा कि मुझे ये जो नोटिंग चार्ज है ये भी पैसे ड्रॉवी से ही लेने हैं, किसके अगेंस्ट में? बिल के अगेंस्ट में, जो कि मैंने भरा। ओके, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी बिल के पैसे भी लेने हैं, और टू कैश अकाउंट, जो नोटिंग चार्ज मैंने भरा वो मुझे ड्रॉवी से लेने हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यानी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये नोटिंग चार्ज के लिए, और ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ये बिल के पैसे, मुझे दोनों पैसे ड्रॉवी से लेने हैं। क्लियर? और बात करें हम लोग इन द बुक ऑफ ड्रॉवी की, तो ड्रॉवी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री करेगा कि मुझे बिल के भी पैसे देने हैं ड्रॉवर को, मुझे नोटिंग चार्ज के भी पैसे देने हैं ड्रॉवर को, टू ड्रॉवी सॉरी टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि एंड हो जाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। फिलहाल के लिए इतनी एंट्री आप लोगों को लर्न करनी है, इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है, फिर इसके बेसिस में आगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।